चलो ठीक है, आप अगर बोलोगे नहीं तो मैं अज्यूम करूंगा कि आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कल का एएमआई जो क्रिएशन था वो आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको हो गया एएमआई क्रिएशन? नहीं, वो अभी आज करेंगे क्या? ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? मैंने रिकॉर्डिंग तो चालू कर दिया ना? ओके, सो व्हाट वी विल डू। अच्छा, बाकी जो फीचर्स बताए थे उसमें कोई डाउट है? यस। मैडम मैं कुछ बोल रहा हूँ है ना, कुछ पूछ रहा हूँ मतलब। इफ आई एम आस्किंग यू द डाउट्स है क्या, तो आपने बोलना चाहिए नहीं है। आप ऐसे ठीक है। तो एएमआई क्रिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस विद वेब सर्वर, और उसमें कुछ डेटा भी रखेंगे हम लोग, और फिर उसको स्टॉप करके क्या करेंगे, एएमआई बना देंगे, और एएमआई से एक नया इमेज EC2 क्रिएट करेंगे, है ना? तो देखिए, एक EC2 इंस्टेंस बना देंगे अमेजोन लिनक्स का, और उसके ऊपर क्या करेंगे, एक वेब सर्वर डिप्लॉय कर देंगे तुरंत, है ना? अमोल सर, तो हाँ बोलिए ना। मैंने स्नैपशॉट क्रिएट करके देन उसके बाद एएमआई की इमेज क्रिएट की, उसके बाद मेरा इंस्टेंस लॉन्च किया, देन हो गया सर, मेरा दोनों साइड पे रन हो रहा है। हो रहा है ना? चलो, यस। एएमआई से रिलेटेड किसी को कोई इश्यू है? आपको है? खुद हो गई, है ना? अगर किसी को कोई इश्यू नहीं है तो मैं स्किप करता हूँ ये पॉइंट। अरे यार, आंसर तो दो, स्किप करूँ कि नहीं करूँ? सर यू कैन स्किप इट। मैंने कल रात को ट्राई किया था, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैंने वो स्किप मतलब हाँ, कंटिन्यू करूंगा मतलब मैं अगर आज। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो अननेसेसरी हम लोग उसमें समय नहीं गवाते हैं, है ना? यस विल सर, सी यस सर, नेक्स्ट टॉपिक, राइट? यस सर, यस सर, यस सर। तो ओके, तो हम लोग फर्दर ऑप्शन देखेंगे। एएमआई अगर किसी को इश्यू है तो आप बोल सकते हो। एंड व्हाट आई विल डू, यस, एडवांस डिटेल्स में हम लोग देख रहे थे। तो एडवांस डिटेल्स में हमने क्या क्या देखा था? डोमेन जॉइन डायरेक्टरी, इसमें किसी को कोई डाउट है डोमेन जॉइन डायरेक्टरी में? तो डोमेन जॉइन डायरेक्टरी होता क्या है बेसिकली? हाँ, हम लोग डोमेन में मशीन ऐड कर सकते हैं, राइट? दूसरा है आईएएम इंस्टेंस प्रोफाइल। व्हाट इज आईएएम इंस्टेंस प्रोफाइल? तो आईएएम इंस्टेंस प्रोफाइल क्या है? तो इस इंस्टेंस को हम लोग परमिशन दे सकते हैं रिसोर्सेस यूज करने के लिए, राइट? होस्टनेम भी हमने डिस्कस किया था, ऑटो रिकवरी, शटडाउन बिहेवियर, हाइबरनेट बिहेवियर, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, स्टॉप प्रोटेक्शन, क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग, डिटेल क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग। बाय डिफॉल्ट मॉनिटरिंग एनेबल होता है, लेकिन वो मेट्राइसेस सेंड करता है एवरी 5 मिनट्स इंटरवल, है ना? ओके, अगर आप डिटेल मॉनिटरिंग एनेबल करोगे तो क्या होगा, ये ये क्या करेगा, इट विल सेंड, देखो, enables you to monitor, collect and analyze metrics about your instance through Amazon CloudWatch. Additional charges apply if enabled. If no value is specified, तो एडिशनल चार्जेस के लिए अप्लाई रहेंगे। ये क्या करेगा आपका, ये करेगा हर 1 मिनट बाद मेट्राइसेस सेंड करेगा, है ना, क्लाउड वॉच को। उसके बाद है क्रेडिट स्पेसिफिकेशन। अब देखिए, क्रेडिट स्पेसिफिकेशन इज अप्लाइड टू फ्यू इंस्टेंसेस, है ना? और जहां पे अप्लाई होते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीपीयू क्रेडिट, राइट? अब सीपीयू क्रेडिट का कैलकुलेशन क्या होता है? इफ आई से अबाउट द सीपीयू क्रेडिट कैलकुलेशन, विल सी,
सीपीयू क्रेडिट है ना, सीपीयू क्रेडिट बैलेंस। ये देखिए, सीपीयू क्रेडिट रिप्रेजेंट 100% यूटिलाइजेशन ऑफ अ सिंगल वी सीपीयू कोर फॉर 1 मिनट, है ना। तो 1 मिनट के लिए अगर आपका सीपीयू क्या करता है, 100% यूटिलाइजेशन देता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक सीपीयू क्रेडिट स्पेंड हुआ है। लेकिन हमारा सीपीयू क्या 100% यूटिलाइजेशन करता है क्या? हमेशा नहीं करता है। मतलब हमारे पास क्या रहेंगे, सीपीयू क्रेडिट बचे रहेंगे। अगर सर्वर को कुछ ज्यादा सीपीयू क्रेडिट लगता है इन सम कंडीशंस, तो वो क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड मोर सीपीयू क्रेडिट्स, राइट, और हमारा काम चलेगा, राइट। वो भी एडब्ल्यूएस में पढ़ा रहे, डॉकर कुबरनेटिस चल रहा है उनका। ओके, दिस इज व्हाट द सीपीयू क्रेडिट। अब और क्या पॉइंट है, यस, प्लेसमेंट ग्रुप क्या है, हाउ योर सिस्टम विल बी प्लेस्ड। तो प्लेसमेंट ग्रुप क्या होता है, अगर मैं सिलेक्ट करो क्रिएट न्यू प्लेसमेंट ग्रुप, तो यहाँ पे आपको तीन तरह के प्लेसमेंट ग्रुप आते हैं। क्या आते हैं, प्लेसमेंट स्ट्रेटजी क्या है, क्लस्टर, स्प्रेड और पार्टीशन। प्लेसमेंट ग्रुप मतलब आपका इंस्टेंस किस तरह से प्लेस किया जाएगा, है ना। प्लेस मतलब अभी इतना मतलब AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आपका इंस्टेंस कहाँ पे रखा जाएगा, है ना। नाउ देयर आर 3 प्लेसमेंट ग्रुप, राइट। तो प्लेसमेंट ग्रुप के बारे में थोड़ा सा चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं ना। ओके, तो प्लेसमेंट ग्रुप क्या रहेगा, placement group in AWS EC2 is a logical grouping of EC2 instance within a single availability zone, है ना। एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपके इंस्टेंस किस तरह से प्लेस किए जाए। ओके, यहाँ पे कितने दिए हैं, क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप, राइट यार। तीन तरह के प्लेसमेंट ग्रुप है, एक है आपका क्लस्टर प्लेसमेंट ग्रुप, दूसरा है स्प्रेड प्लेसमेंट ग्रुप और तीसरा है पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप, है ना। तो अगर आप क्लस्टर क्रिएट कर रहे हो, क्लस्टर के बारे में किसी को कोई इंफॉर्मेशन है, क्लस्टर मतलब देखो किसी एप्लीकेशन को हम लोग क्लस्टर में पर इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, वी आर क्रिएटिंग एप्लीकेशन क्लस्टर। एप्लीकेशन क्लस्टर में जब डिप्लॉय करेंगे, एट दैट टाइम बैकएंड सर्वर सिर्फ सिंगल नहीं रहेगा, देयर विल बी मल्टीपल सर्वर्स हु इज प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑफ सिंगल एप्लीकेशन। आपने क्या किया है, आपने एक वेब सर्वर क्रिएट किया है, लेकिन वेब सर्वर बाय डिफॉल्ट एक ही इंस्टेंस में क्रिएट होता है। अगर वो इंस्टेंस डाउन हो गया, तो आपका वेबसाइट एक्सेस होगा क्या, नहीं होगा। उस समय पे हम लोग क्या करते हैं, वी आर क्रिएटिंग क्लस्टर, मतलब मल्टीपल EC2 इंस्टेंस हमारे डिप्लॉय होंगे, है ना। हो सकता है 2 या 3। उसमें क्या होगा, अगर एक डाउन रहेगा, तो बचे हुए 2 आपके सर्विस अवेलेबिलिटी देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या मिलता है, हाई अवेलेबिलिटी भी मिलता है और लोड बैलेंसिंग भी मिलता है। तो उस केस में क्या होगा, आप क्लस्टर क्रिएट करोगे तो, या इंस्टेंस क्लोज टुगेदर, मतलब जो बैकएंड इंस्टेंस रहेंगे, वो हो सकता है एक ही हार्डवेयर पे रहे या एक ही रैक में रहे, आसपास रहेंगे। कितने आसपास रहेंगे ये हम नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन आसपास रहेंगे। दूसरा क्या है, स्प्रेड हाई, स्प्रेड मतलब हाई अवेलेबिलिटी। देखिए, स्प्रेड का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास मल्टीपल EC2 इंस्टेंस रहेंगे, तो ये क्या रहेगा, हार्डवेयर का हाई अवेलेबिलिटी देगा। हार्डवेयर हाई अवेलेबिलिटी मतलब अगर एक हार्डवेयर डाउन हो गया, फिर भी आपका एप्लीकेशन काम कर सकता है। ओके, म्यूट करो। क्या रहेगा, इफ यू आर सिलेक्टिंग स्प्रेड, तो स्प्रेड में क्या होगा, डेफिनेटली इट विल क्रिएट ऑन डिफरेंट हार्डवेयर, हो सकता है डिफरेंट रैक में रहे, किसमें रहेंगे, डिफरेंट रैक में। और तीसरा है पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप फॉर लार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सेपरेट पार्टीशन। देखो यहाँ पे क्या होता है, इफ यू आर क्रिएटिंग
प्लेसमेंट ग्रुप, पार्टीशन टाइप। तो अगर दो पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप क्रिएट करेंगे, समझो पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप ए और पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप बी, है ना, ये डेफिनेटली दो अलग अलग एनवायरमेंट में रहेगा। दो अलग एनवायरमेंट मतलब हो सकता है दो अलग अलग फ्लोर पे रहेगा, हो सकता है दो अलग अलग बिल्डिंग में रहेगा, है ना। तो ऐसे कितने पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप है? 3 पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप है, राइट। अ प्लेसमेंट ग्रुप is a way to control how EC2 instances are placed on underlying hardware to improve performance and availability. Clear about placement group? तो ये आपको ना थोड़ा सा दे देता हूं मैं। Okay, this is about the placement group, right? Now और कौन सा ऑप्शन है? EBS ऑप्टिमाइज इंस्टेंस, है ना। तो ये बेसिकली क्या होता है? EBS ऑप्टिमाइज इंस्टेंस क्या होता है? EBS का मतलब होता है इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, है ना। इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में आपके डिस्क के लिए अलग से क्या रहेगा? डिस्क टू डिस्क कम्युनिकेशन के लिए अलग से नेटवर्क बैंडविड्थ एसोसिएट। समझ में आया क्या? डिस्क टू डिस्क कम्युनिकेशन के लिए अलग से नेटवर्क बैंडविड्थ एसोसिएट रहेगा। क्या रहेगा? EBS ऑप्टिमाइज इंस्टेंस, है ना। इफ आई एम सेइंग EBS optimized, basically EBS communication will have a separate bandwidth for disk communication, है ना। नॉर्मली अगर ये नहीं करते हैं तो EC2 इंस्टेंस का जो बैंडविड्थ रहेगा वही यूज होता है। क्या होता है? अब यहाँ पे क्या होगा? इफ यू एनेबल दिस EBS ऑप्टिमाइज इंस्टेंस, तो आपका EBS के कम्युनिकेशन के लिए अलग से बैंडविड्थ रहेगा। ओके, नाउ इंस्टेंस बैंडविड्थ कॉन्फ़िगरेशन क्या दे सकते हैं यहाँ पे? यस, तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट एक है, दूसरा है हायर नेटवर्किंग बैंडविड्थ। द सिलेक्टेड इंस्टेंस टाइप डज नॉट सपोर्ट हायर नेटवर्किंग बैंडविड्थ कॉन्फ़िगरेशन। और दूसरा ये जो इंस्टेंस टाइप है, मतलब अगर आपके इंस्टेंस को एक्स्ट्रा बैंडविड्थ देना है, नेटवर्क बैंडविड्थ, ओके, तो आपको ये ऑप्शन क्या करना पड़ेगा? यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो परचेसिंग ऑप्शन है। नाउ व्हाट इज द परचेसिंग ऑप्शन? हमने सिलेक्ट किया है नन। क्या किया है? नन। अब दूसरा आपको पता है स्पॉट इंस्टेंस क्या है? कस्टमाइज स्पॉट इंस्टेंस ऑप्शन यहां से आप कर सकते हो, है ना। मैंने बताया था स्पॉट इंस्टेंस आपको क्या मिलता है? बिड पे मिलता है। क्या मिलता है? बिड पे। तो यहां से आप बिड कर सकते हो पर ओवर प्राइस, है ना। तो बाय ये अगर नन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आप जो ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं ऑन डिमांड वही आपको मिलेगा, और स्पॉट इंस्टेंस आपको यहाँ से मिलेगा। अब यहाँ पे और 2 ऑप्शन है, कैपेसिटी ब्लॉक और इंटरप्टेबल कैपेसिटी रिजर्वेशन। ये क्या होता है ना, अगर आपके इंस्टेंस को जीपीयू लगता है, जीपीयू मतलब ग्राफिक्स, है ना, तो ये जो ऑप्शन है ऑन डिमांड के लिए है, और ये ऑप्शन है आपका स्पॉट इंस्टेंस के लिए। जीपीयू मतलब ग्राफिक्स, एक्स्ट्रा ग्राफिकल कार्ड रखता है, तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर? ओके, अब देखो नीचे है आपका टेनेंसी। क्या है? नहीं, कैपेसिटी रिजर्वेशन। डू नॉट लॉन्च कैपेसिटी रिजर्वेशन, स्पेसिफाई कैपेसिटी रिजर्वेशन। अब देखिए आप क्या कर रहे हो? कैपेसिटी रिजर्वेशन कर रहे हो। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कैपेसिटी रिजर्वेशन? एनी आइडिया शिवराम? कैपेसिटी रिजर्वेशन मतलब देखिए आप जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे आपके EC2 पे, उसको कल जाके स्केल करना है। क्या करना है? स्केल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केलिंग? दो तरह से हो सकती है, वर्टिकल ओके, बाकी लोगों को पता है व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्केलिंग? increase or decrease the resources. यस, इंक्रीज और डिक्रीज द रिसोर्सेस, राइट।
कोई सर्वर बनाया है, उसको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। अब स्केलिंग में दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक होता है वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग का मतलब होता है स्केल अप और स्केल डाउन, है ना। स्केल अप मतलब सिंगल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन बढ़ाओ और सिंगल सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन कम करो। बढ़ाना मतलब स्केल अप, डाउन करना मतलब स्केल डाउन, मतलब कम करना मतलब स्केल डाउन। और दूसरा क्या है, स्केल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मतलब देखो एक सर्वर पे डिपेंड रहेंगे तो क्या होगा, एक सर्वर अगर फेल हो गया तो हमारा एप्लीकेशन एक्सेसिबल नहीं होगा, है ना। स्केल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग करोगे तो आप क्या करते हो, वैसे नंबर ऑफ इंस्टेंस यूज करते हो बैकएंड में, है ना। अगर आपने T3 डॉट मीडियम ले लिया तो मल्टीपल T3 डॉट मीडियम के इंस्टेंसेस आप ले सकते हो, है ना। अब देखिए ये स्केलिंग अगर आपने कॉन्फ़िगर किया, आपने क्या किया स्केलिंग, लेकिन उस तरह का इंस्टेंस आपका अवेलेबल भी तो होना चाहिए जिस रीजन में आपने स्केलिंग कॉन्फ़िगर किया। स्केलिंग कौन सा, नॉर्मली स्केलिंग जब बोलते हैं ना हम लोग हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करते हैं, है ना। वर्टिकल स्केलिंग सर्वर को डाउन करो फिर उसके रिसोर्सेज बढ़ाओ, है ना, वो नॉर्मली नहीं करते। हम लोग क्या यूज करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब हमारा सर्वर अप रहे, उसी समय पे दूसरा एक बैकएंड में सर्वर क्रिएट हो। अब देखो जब आप स्केलिंग कॉन्फ़िगर करते हो, है ना, स्केलिंग आपने कॉन्फ़िगर कर दिया, हमारा इंस्टेंस कौन सा है, T2 डॉट मीडियम। ओके, आपने क्या किया, ई कॉमर्स एप्लीकेशन आपके EC2 इंस्टेंस पे डिप्लॉय किया है। लेकिन आपका एक ऑब्जर्वेशन है कि भाई संडे को रश बहुत ज्यादा रहता है हमारी वेबसाइट पे, इसका ऑब्जर्वेशन। जब रश ज्यादा रहता है तो बैकएंड के जो इंस्टेंसेस है आपके पास, हो सकता है 5 है 10 है ना, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे क्या, नहीं। तो उस समय पे क्या स्केल आउट होना चाहिए, बढ़ना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। अब पता चला AWS पे नॉर्मली तो अवेलेबल होता है सर्वर्स, लेकिन वैसे सर्वर अगर AWS पे उस समय पे अवेलेबल नहीं रहे तो आपको मिलेंगे क्या, आपका स्केल आउट हो पाएगा क्या, नहीं। तो उस समय पे आप लोग क्या कर सकते हो, कैपेसिटी रिजर्वेशन। कैपेसिटी रिजर्वेशन मतलब आप यहाँ पे दे दो कैपेसिटी रिजर्वेशन, मुझे 10-50 सर्वर चाहिए, है ना। तो 50 का कैपेसिटी आपके लिए क्या रहेगा, रिजर्व रहेगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू पे फॉर द 50 सर्वर्स, बिकॉज ऑल्दो these सर्वर्स आर नॉट यूजिंग बाय यू, बट आप उसका पैसा पे कर रहे हो, इसीलिए AWS आपके लिए क्या करेगा, कैपेसिटी रिजर्व करके रखेगा, है ना। ऐसा कभी हुआ है, स्केलिंग नहीं हो पाई, अवेलेबल नहीं होने के कारण? हो सकता है। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, वी आर थिंकिंग अबाउट द स्टूडेंट पर्सपेक्टिव, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, ऐसा हो सकता है ना। ओके, मतलब वी आर रिजर्विंग नंबर ऑफ इंस्टेंसेस। हम लोग क्या करें, इंस्टेंस को हमारे लिए रिजर्व करके रख रहे हैं। और क्या क्या ऑप्शन है, टेनेंसी। टेनेंसी का मतलब शेयर टेनेंसी नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, मतलब हमारे जो VM क्रिएट हो रहे हैं उस जिस सर्वर पे क्रिएट हो रहा है उसके ऊपर मल्टीपल VM हो, पता है क्या आपको, नहीं। नॉर्मली शेयर्ड ही टेनेंसी यूज करते हैं। जैसे हम सभी लोग इस बैच में जितने सारे हैं, सपोज वी आर क्रिएटिंग EC2 इंस्टेंस इन मुंबई, है ना, ईस्ट यूएस सॉरी, कौन सा AP साउथ 1, मुंबई को क्या बोलते हैं AP साउथ 1। हो सकता है एक ही सर्वर के ऊपर क्रिएट हो रहा है, हमको पता है क्या, नहीं। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, शेयर टेनेंसी यूज करके। दूसरा टेनेंसी क्या है, डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब है एक सर्वर आपके लिए रिजर्व किया जाता है ना, और उसके ऊपर जितने सारे इंस्टेंस क्रिएट होंगे सिर्फ एक ही ओनर के रहेंगे या एक ही टेनेंट के रहेंगे। ओके, तीसरा है डेडिकेटेड होस्ट। डेडिकेटेड होस्ट का मतलब एक फिजिकल सर्वर आपको मिलेगा एंड यू हैव एक्सेस ऑफ द फिजिकल सर्वर। इन दोनों में सिर्फ फर्क इतना है, यहाँ पे आपको फिजिकल सर्वर का एक्सेस नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको फिजिकल सर्वर का एक्सेस मिलता है ना। बट दीज बोथ द ऑप्शंस आर कॉस्टली वन, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डिफॉल्ट टेनेंसी यूज करते हैं, है ना। क्लियर।
नाउ वी हैव वन ऑप्शन दैट इज कर्नल आईडी। आजकल यूज नहीं किया जाता है, लेकिन कर्नल आईडी होता क्या है? अरे आपका दोस्त गायब हो गया आज, है ना? तो बेसिकली यूज इन ओल्ड हाइपरवाइजर, राइट? ये कहाँ पे होता है? आजकल यूज होता है क्या? नहीं। लेकिन कर्नल आईडी बेसिकली क्या होता है? इट रिजर्व्स स्पेस फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है रैम। क्या होता है? रैम टू यूज एज हार्ड डिस्क, इसलिए होता है टू यूज एज हार्ड डिस्क, है ना? अब ये कहाँ यूज होता है? यूज्ड फॉर डेटाबेस कैशिंग। यूज फॉर डेटाबेस कैशिंग। अब देखो, जब हम लोग रैम और हार्ड डिस्क को कंपेयर करते हैं तो रैम फास्ट है। क्या कर रहे हैं हम लोग? व्हेन वी आर कंपेयरिंग रैम एंड हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क मतलब आपका, मैं ब्लॉक स्टोरेज लिखता हूँ, है ना? क्योंकि एचडीडी मतलब हार्ड डिस्क नहीं होता है आजकल, ब्लॉक स्टोरेज, राइट? तो ये क्या रहेगा? फास्ट रहेगा कंपेयर टू दिस। वैसे तो ब्लॉक स्टोरेज इसमें फास्ट ही होता है स्टोरेज में, लेकिन जहां पे रैम, यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा मिलता है। तो अगर डेटाबेस का ट्रांजैक्शन लॉस रहेगा, उसको सेव करने के लिए आपको रैम का कुछ पार्ट यूज करना है, तो डेटाबेस का परफॉर्मेंस आपका बढ़ता है ना? लेकिन अभी जो मॉडर्न हाइपरवाइजर है, तो वीएम को पता ही नहीं होता है बैकएंड का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कौन सा हाइपरवाइजर यूज कर रहा है ना? तो ये ऑप्शन यहाँ भी यूज हो सकता है क्या? नहीं। ओके। बाद में है कर्नल आईडी। तो कर्नल आईडी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन सा कर्नल। कर्नल का मतलब होता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्नल? ओएस इज इक्वल टू कर्नल प्लस शेल। लिनक्स में लोग पढ़ते हैं, है ना? तो कर्नल का मतलब है ओएस बेसिकली। मैंने उस दिन शायद बताया भी था, है ना? एक्चुअली फर्क क्या होता है? when I'm talking about kernel, तो all operating system functions perform using kernel। लेकिन कर्नल को जो लैंग्वेज समझ में आता है वो है आपका, कौन सा लैंग्वेज रहेगा? असेंबली लेवल लैंग्वेज, है ना? और असेंबली लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करना हमारे लिए पॉसिबल है क्या? नहीं। इसलिए हम लोग यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब जावा है, आपका एंड्रॉइड है, आपका पाइथन है, इसमें हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं। ओके। अब ये कन्वर्ट किस में करेगा? असेंबली लेवल लैंग्वेज में। उसके लिए होता है शेल। उसके लिए क्या होता है? शेल। अगर हमको असेंबली लेवल लैंग्वेज आता है तो हम लोग हार्डवेयर के थ्रू असेंबली लेवल लैंग्वेज में भी काम करवा सकते हैं, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो नॉर्मल लोग मतलब कर नहीं सकते ऐसा नहीं, लेकिन आजकल का इतना एडवांस प्रोग्रामिंग है, वो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो ये जो है ना कर्नल, हम लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते। कर्नल मतलब अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड कर रहा हूँ, कौन सा? अमेजोन लिनक्स। अब अमेजोन के कितने सारे कर्नल रहेंगे, तो यहाँ से मैं डिसाइड ये कर सकता हूँ। लेकिन आजकल के जो हार्डवेयर है वो भी क्या करते हैं? कर्नल आईडी और कौन सा दिया था मैंने? सॉरी, रैम डिस्क आईडी। मैंने ना थोड़ा सा बात करते करते कंफ्यूजन कर दिया। दिस ऑल्सो यूज्ड इन ओल्ड हार्डवेयर, राइट? ये दोनों, ये रैम डिस्क आईडी का एक्सप्लेनेशन ये है। और कर्नल आईडी मतलब, कर्नल आईडी क्या रहेगा? कर्नल आईडी मतलब ये क्या बोल सकते हो उसको? एक मिनट।
कर्नल आईडी मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। हालांकि दोनों अभी यूज होता है क्या, नहीं, आजकल के हाइपरवाइजर में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। अब तीसरा है लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे लाइसेंस का भी, सॉरी, यहाँ पे लाइसेंस का भी सर्वर और नॉट फाउंड लाइसेंस भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। नाउ व्हाट आई एम सेइंग, सीपीयू ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हमारा हार्डवेयर सपोर्ट करता है सीपीयू ऑप्शन के लिए, तो हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, वी कैन यूज दिस सीपीयू, है ना। अब इसको बढ़ा सकते हैं क्या, मैक्सिमम 2 दिया है। मतलब अगर हमने हार्डवेयर यूज किया है और उसमें कस्टमाइज करना चाहते हैं सीपीयू को या सीपीयू पर कोर, दैट वी कैन डिफाइन फ्रॉम हियर, है ना। ओके, मतलब जो हमने हार्डवेयर बैकएंड में वीएम सिलेक्ट किया है उसका सीपीयू कॉन्फ़िगरेशन देना है तो हम लोग दे सकते हैं। क्लियर। अब देखिए मेटा डेटा, मेटा डेटा का मतलब होता है मेटा डेटा का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मेटा डेटा, डेटा अबाउट योर वीएम, EC2, है ना। बोलिए। वो HTML में प्राइस नहीं देने लगी मेटा HTML में इसमें कहाँ पे, कौन से प्रोजेक्ट के हाँ रहता है ना, से हाँ बोल सकते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टेंस का मेटा डेटा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन क्या है, इंस्टेंस का आईडी क्या है ना। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो आपको कहाँ मिलती है, मेटा डेटा में मिलती है ना। यहाँ पे EC2 मेटा डेटा में बता देता हूँ। EC2 metadata is data about your EC2 running EC2 instance that can access from inside the instance itself. आप इंस्टेंस से एक्सेस कर सकते हो मेटा डेटा, है ना। क्या क्या होता है, इंस्टेंस आईडी, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी, किस रीजन में है या अवेलेबिलिटी जोन में है, IAM रोल कौन सा है, सिक्योरिटी ग्रुप कौन सा है, और यूजर डेटा क्या है। क्या है, यूजर डेटा हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे। क्लियर। ओके, तो व्हाट वी कैन से, मेटा डेटा मतलब EC2 metadata about data about your EC2 instance, right? This is what metadata is. और इंफॉर्मेशन क्या क्या रहेगा, this example is this, right? क्लियर, क्लियर है। ओके, डेटा अबाउट योर, एक बार हो गया तो इसको कुछ कर देंगे, है ना। चलो, हो गया क्लियर। और एक चीज आपको बताना है, इम्पोर्टेंट थिंग, नाउ यूजर डेटा, एनी आइडिया अबाउट यूजर डेटा। यूजर डेटा का मतलब होता है, खुला बॉटल टेबल पे रखना डर लगता है, एक बार पूरा बड़ा लिख दिया लैपटॉप के ऊपर। यूजर डेटा मतलब प्रोवाइड स्क्रिप्ट ड्यूरिंग EC2 creation. Okay, now what will happen during EC2 creation, that script will get performed और हमारा EC2 इंस्टेंस उस तरह से बन जाएगा। ओके, हमारा EC2 इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, want to install Apache HTTPD एंड क्या करना है हमको, एंड कॉन्फ़िगर इट। अब हम लोग क्या करते थे अब तक हम लोग करते थे मैन्युअल प्रोसेस करते थे, है ना। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा सर्वर क्रिएट हो उसी समय पे ये भी कॉन्फ़िगर हो, दैट आई कैन कॉन्फ़िगर यूजिंग यूजर डेटा। ओके, अब देखिए, क्लियर, आई थिंक आई हैव एलेबोरेटेड ऑल द ऑप्शंस ऑफ EC2 इंस्टेंस, जितना हो सके उतना याद रखो, है ना। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू कॉन्फ़िगर यूजर डेटा।
है ना, यूजर डेटा का प्रैक्टिकल परफॉर्म करके देखते हैं। ये डाउनलोड किया है क्या, हो गया है ना। ओके, नाउ यहाँ पे कोई ऑप्शन सिलेक्ट किया है क्या हमने, नहीं किया है ना। चलो यूजर डेटा स्क्रिप्ट हम लोग देखो यहाँ से फाइल के थ्रू भी दे सकते हैं ना। तो मैं एक सैंपल यूजर डेटा स्क्रिप्ट करता हूँ। अपाची एचटीटीपी है ना, एक सैंपल स्क्रिप्ट देंगे, कुछ नहीं, नॉर्मली जिस तरह से हम लोग करते हैं ना वही यहाँ पे लिखा है। हम मैन्युअली भी दे सकते हैं, है ना। क्या दिया है, यम अपडेट, सर्वर को पहले अपडेट करो। वाई क्यू, क्योंकि जो कंफर्मेशन पूछता है ना, जब हम लोग यम इंस्टॉल करते हैं तो कंफर्मेशन पूछता है, तो वाई दे देंगे तो कंफर्मेशन नहीं पूछेगा। यम इंस्टॉल एचटीटीपीडी, ओके, ये पैकेज इंस्टॉल करेगा, यहाँ पे भी कंफर्मेशन नहीं पूछेगा। उसके बाद क्या है, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट एचटीटीपीडी और सिस्टम सीटीएल एनेबल एचटीटीपीडी, है ना, दोनों को एनेबल कर देगा। और ये क्या कर रहा है, क्रिएट अ सैंपल वेब पेज। कहाँ पे क्रिएट कर रहा है, इसमें लिखा है वेलकम टू अपाची वेब सर्वर ऑन EC2। और ये कहाँ जा रहा है, इस फाइल में, ये डिफॉल्ट फाइल होता है, तो इसको कॉपी कर लो, है ना। और व्हाट इज दिस, इसको शेबैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब आप लोग शेल स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं ना, शेल स्क्रिप्ट के स्टार्टिंग में शेबैंग लिखा जाता, ये होता कोई करता कुछ नहीं है, ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है कि ये शेल स्क्रिप्ट है, ये बैश स्क्रिप्ट है बेसिकली। क्या है, यहाँ पे देखो हैश लगा है ना, तो हैश तक लगाने का मतलब है ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ओके, मैंने इसको कॉपी करके कहाँ डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, है ना। तो क्या आ गया, दिस इज शेबैंग, है ना। हम लोग बता रहे हैं सिस्टम को अपडेट कर रहे हैं, दिस इज द अपडेट। ये अगर नहीं दिया तो भी चलेगा, है ना। ये जो हैश में लिखा है वो सिर्फ हमारे लिए कमेंट। ये क्या है, इंस्टॉल अपाची, हमने अपाची इंस्टॉल किया, इसको स्टार्ट और एनेबल कर दिया और एक वेब पेज क्रिएट किया, इसको कर दिए। इसको क्या करेंगे, लॉन्च इंस्टेंस कर देंगे। इफ द लॉन्च इंस्टेंस गेट्स सक्सेसफुल, कुछ रहा क्या, नहीं क्रिएट हो गया हमारा इंस्टेंस, ये मैं देख रहा था। चलो दे देता हूँ एक बार, हाँ। तो मैं करता हूँ माय है ना, Amazon लिनक्स, उसके बाद इंस्टेंस टाइप की पेयर क्या करेंगे, ये अभी क्रिएट किया था ना, वही यूज करेंगे। पोर्ट नंबर HTTP अलाउ कर देते हैं, ओके। और क्या करेंगे, एडवांस डिटेल्स में जाके, बाकी तो कुछ नहीं करना है, हमको देना है यूजर डेटा फाइल, है ना। ये देना पड़ता है क्या, कुछ ऑप्शन सिलेक्शन में गलती हो गया था, हो सकता है। नाउ द इंस्टेंस गेट्स क्रिएटेड, ये हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, माय वेब सर्वर शुड बी वर्किंग, राइट। तो यहाँ से मैं एक्सेस करूंगा, यहाँ डालूंगा, तो मेरे वेब सर्वर पे क्या होना चाहिए, आई शुड एबल टू सी द वेब पेज। HTTPS, ये गया HTTPS पे, तो नहीं आ गया, इट वर्क्स, राइट। ऐसा क्यों, इट वर्क्स, Nginx इंस्टॉल हुआ क्या, नहीं, इको ने जो किया था वो नहीं डाल, क्या इको था नहीं, फाइल के अंदर लिखने वाला था ना, उसको index.html के अंदर वो नहीं लिखा ना, वेलकम लिखा नहीं उसमें। चलो समझ में आया क्या, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस वेब पेज
बट ये नहीं आया, नीड टू चेक इट आउट। ओके, लेकिन हमारा वेब सर्वर क्रिएट हो गया। ओके, ये आउटपुट मिला, इसका मतलब है वेब सर्वर क्या हुआ, क्रिएट हुआ है, राइट। तो यूजर डेटा कैसे एक्सेस करते हैं हमने देख लिया। क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट को कोई डाउट? यस No, माधुरी, sir. No, sir. करण? No, sir. ओके, No, सो दिस इज द एंड ऑफ इजी टू इंस्टेंस, है ना। और कुछ बचा है जो आप जानना चाहते हो? नहीं, है ना। अगर बैकअप लेना है तो इफ यू वांटेड टू टेक बैकअप ऑफ EC2 इंस्टेंस, कैसे लिया जाता है? ओके, तो बैकअप अगर लेना है आपको EC2 इंस्टेंस का, बैकअप ऑफ EC2 इंस्टेंस, है ना। तो बैकअप कैसे लिया जा सकता है? एक तो आप क्या करो, इमेज क्रिएट करो, इमेज ऑफ सर्वर। दूसरा तरीका क्या है? स्नैपशॉट ऑफ डिस्क। स्नैपशॉट किसका लिया जाता है? डिस्क का लिया जाता है ना। तो अगर आप ओएस डिस्क का स्नैपशॉट लो, ओएस डिस्क का, ओके, और इंस्टेंस डिलीट कर दो और स्नैपशॉट से नया डिस्क क्रिएट करके अगर किसी इंस्टेंस को लगा दो तो काम करेगा ना, क्योंकि वीएम का इमेज तो रहेगा ना, है ना। तो आप इस तरह से भी ले सकते हो, या तीसरा तरह है आपका AWS बैकअप यूज करो बैकअप लेने के लिए, है ना। सो देयर आर 3 ways थ्रू विच यू कैन टेक द बैकअप ऑफ EC2 इंस्टेंस, राइट। AWS EC2 इंस्टेंस इज कंप्लीटेड। क्या हुआ? AWS EC2 इंस्टेंस इज कंप्लीटेड, राइट। इसको सेव कर देता हूं। एंड एज पर एज इस क्लास इज कंसर्न, EC2 इंस्टेंस हमको हमेशा लगने वाला है ना। तो आपको EC2 इंस्टेंस काफी अच्छे से समझना चाहिए, है ना। ओके, और एक चीज बता दो मुझे। यस, मैं वही बोल रहा था, इलास्टिक आईपी, है ना। व्हाट इज इलास्टिक आईपी? चेंज नहीं वही मैं बोलने वाला था, व्हाट इज It's इलास्टिक आईपी। permanent. तो इलास्टिक, यस बोलिए, यस बोलिए। परमानेंट होता है, मीन्स इंस्टेंट हम यस, जहां तक हम लोग आईपी के बारे में बात करते हैं ना, आईपी का मतलब होता है आईपी एड्रेस, या फिर इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है? whenever we are talking about it, it is a numerical identification of a machine. Numerical identification of system, right? अभी IPv क्या होता है? IP दो फॉर्म में आता है, एक IPv4 और दूसरा है IPv6। IPv4 32 बिट का होता है और रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल। इसमें होता है, एग्जाम्पल क्या है? 192.168.1.20, ओके। और IPv6 कितना होता है? 128 बिट का होता है, और ये किसमें रिप्रेजेंट होता है? हेक्साडेसिमल। एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है 201 ABCD 2A1:1/64, है ना। थोड़ा सा दिखने में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन है बहुत सिंपल। कौन सा? IPv4 से IPv6 कंपेयर बहुत सिंपल है। ओके, लिखने में क्या दिखता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट, लुक्स लाइक वेरी डिफिकल्ट, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट IPv4। किसके बारे में बात कर रहे हैं? IPv4 के। अब एक होता है प्राइवेट आईपी और एक होता है पब्लिक आईपी। प्राइवेट आईपी से क्या है? वी कैन एक्सेस लोकली। इसको बाहर से एक्सेस किया जा सकता है क्या?
नहीं, है ना। और ये क्या है, वी कैन एक्सेस ग्लोबली। ग्लोबली मतलब बेसिकली ये यूनिक रहता है। क्या रहता है? यूनिक इन वर्ल्ड, है ना। मतलब आपके इंस्टेंस का आइडेंटिटी यूनिक है। ऐसा आईपी दूसरी जगह मिलेगा क्या? नहीं। लोकल यूनिक होता है क्या? नहीं। लोकल सिर्फ नेटवर्क के लिए लिमिट होता है। जैसे एक फैमिली में किसी का नाम है शिवराम, है ना, तो एक फैमिली में यूनिक रहेगा। हो सकता है इसका 200 लोगों का फैमिली है, इमीडिएट जो लोग रहते हैं, तो वो लोग क्या देखते हैं, भाई ये नाम किसी का नहीं होना चाहिए, वो यूनिक है। लेकिन ग्लोबली यूनिक है क्या? नहीं, ग्लोबली तो ऐसे बहुत सारे शिवराम हो सकते हैं, राइट, अलग अलग नेटवर्क में। लेकिन पब्लिक आईपी क्या होता है? ग्लोबली यूनिक होता है। क्या होता है? ग्लोबली यूनिक। से एग्जांपल डोमेन नेम, जैसे अर्बर का इनका डोमेन नेम क्या है? arbor.com, arbor-academy.in शायद है। तो ये डोमेन नेम यूनिक है। वैसे ही पब्लिक आईपी का होता है। तो ये पब्लिक आईपी क्या होता है? यूनिक होता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, एक होता है स्टैटिक और दूसरा है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब है फिक्स। क्या है? फिक्स। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? वी नीड टू पे फॉर इट। और ये क्या है? टेम्पररी होता है। इफ इंस्टेंस स्टॉप, दिस मे चेंज। हम लोग कौन सा यूज करते हैं? हम लोग डायनेमिक यूज करते हैं। कौन सा यूज करते हैं? आज हमने EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया, जब तक हमारा इंस्टेंस चल रहा है कंटिन्यूअस, आईपी नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर इंस्टेंस को आप शट डाउन करो, स्टार्ट करो या रिस्टार्ट भी करो, तो भी आपका आईपी डायनेमिक में चेंज हो सकता है। ओके। स्टैटिक में चेंज होता है क्या? नहीं। इसी को बोलते हैं इलास्टिक आईपी। क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक आईपी, है ना। क्लियर? ओके। तो कहाँ पे डेटा? ओके, क्लियर अबाउट दिस। अब नेक्स्ट चैप्टर हम लोग, नेक्स्ट यूनिट हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे VPC। बोलिए। इलास्टिक आईपी लॉन्च करना मतलब लॉन्च करके देख सकते हैं, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना। आप भी कर सकते हो। इलास्टिक आईपी को पे करना पड़ता है अलग से। ओके। और इलास्टिक आईपी आप क्या कर सकते हो? यू कैन, चलो आपको टास्क देता हूं। आप सिर्फ ये समझिए, क्रिएट करना है कि नहीं करना, इट इज अप टू यू। हाउ टू लॉन्च इलास्टिक आईपी। कल मैंने कुछ टास्क दिया था, है ना। टीसीपी और यूडीपी आप मत बताओ। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीसीपी एंड यूडीपी? TCP हाँ बोलिए। हाँ, माधुरी please आप continue. बताइए। TCP is a correct connection oriented means हम लोग बिफोर सेंडिंग द डाटा कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और UDP में वो डायरेक्टली स्टार्ट करता है सेंडिंग। देन इट इज अ रिलायबिलिटी मीन्स सिक्वेंशियली TCP डेटा सेंड करता है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। एंड UDP में कोई ऑर्डर सीक्वेंस और ऑर्डर नहीं होता है। हम्म, देन TCP ऑलवेज एरर चेक करता है बिफोर सेंडिंग, और UDP में कोई भी एरर करेक्शन नहीं होता है। और कुछ बराबर बताया। Yes, and TCP we use for the HTTP, HTTPS, यस। SMTP, POP. So this is data transfer. So where we not afford data lost or packet lost.
ठीक है, So और कुछ? and UDP, yeah, and UDP is connectionless, as she said that TCP is connection oriented. The UDP is connectionless because it sends data without establishing connection. I mean, it's not. I mean, वो हैंडशेक नहीं करता है और वो अनरिलायबल बट फास्ट होता है एज कम्पेयर टू टीसीपी. मतलब टीसीपी फास्ट होता है बट यूडीपी एज कम्पेयर टू टीसीपी इज फास्ट. सो बट वो गारंटी नहीं देता है कि वहाँ पे पैकेट्स अराइव ना हो, लॉस्ट ना हो. बराबर Correct. It बताया। may it may lost packets or data information. Hmm. So we used it in DNS, domain name server, and we use in streaming voice calls. For example, IPL or any live show we are watching it on basis on UDP. आपने थेरोटिकली सही बताया, क्लियर हो गया Yes, sir. है ना? Yes, sir. नहीं पढ़ा होगा तो एक बार पढ़ लेना, है ना, जिसने से नहीं पढ़ा। अब देखिए टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी का मतलब होता है यूजर डेटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल। अगर आपको लेयर्स का स्ट्रक्चर पता नहीं होगा, ओएसआई लेयर्स मतलब ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, तो ये आता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। कहाँ आता है? ये लेयर 4 होता है, साथ में से बीच का लेयर। बेसिकली ये क्या डिसाइड करता है? हाउ डेटा गेट्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। एक मशीन से दूसरी मशीन पे कैसे डेटा जाए। अब होता क्या है, जब भी हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, हम लोग मतलब मशीन कम्युनिकेट करते हैं आपस में, तो एक रहेगा सेंडर मशीन और दूसरा रहेगा रिसिपिएंट मशीन। दोनों मशीन का आपस में कम्युनिकेशन करने का कुछ तो पर्पस रहेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे मिले, क्यों कम्युनिकेट कर रहे हैं? आपको ये कोर्स पढ़ने का है और मेरे को पढ़ाने का है ना? तो यहाँ पे क्या है, एक सर्वर है। सर्वर कौन है? आई एम द सर्वर बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विस। और आप क्या है? रिसिपिएंट हो, मतलब आप क्लाइंट हो। हमारा एप्लीकेशन कौन सा है? डेवऑप्स ऑन AWS, है ना? ये ट्रेनिंग हमारा एप्लीकेशन है। तो दो मशीन को कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए? एप्लीकेशन चाहिए। और रेगुलर लाइफ में हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन यूज करते हैं। जैसे इन्होंने कुछ एप्लीकेशन बताया, HTTP है, HTTPS है, IMAP है, POP3 है, ओके, ऐसे ढेर सारे एप्लीकेशन है। क्या है? VoIP है। VoIP का मतलब होता है वॉइस ओवर IP। अभी हम लोग ऑनलाइन सेशन अटेंड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे भी एप्लीकेशन यूज हो रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है ना? तो अब इतने सारे एप्लीकेशन है, इतने सारे एप्लीकेशन इधर TCP में बिलोंग करेंगे या कुछ UDP में बिलोंग करेंगे। कम्युनिकेशन होते समय कुछ एप्लीकेशन, मोस्ट ऑफ एप्लीकेशन TCP में बिलोंग करेंगे और कुछ एप्लीकेशन UDP में बिलोंग होंगे। अब UDP का फायदा क्या है? ये फास्ट है। और TCP थोड़ा सा स्लो है, क्योंकि आपने TCP के फीचर बताए, कनेक्शन ओरिएंटेड बताया, आपने एरर डिटेक्शन एंड एरर रिकवरी बताया, है ना? डेटा गारंटेड जाता है। तो ये ओवरहेड किसके पास है? TCP के पास है। तो TCP आपका स्लो है और UDP फास्ट है। तो जो एप्लीकेशन को गारंटेड डेटा डिलीवरी लगता है, समझो एक ईमेल भेजना है आपको, तो ईमेल गारंटेड डेटा डिलीवरी होना चाहिए। आधा अधूरा गया तो चलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या लगेगा? TCP। और कुछ एप्लीकेशन ऐसा होता है जहां पे गारंटेड डेटा डिलीवर नहीं, फास्ट कम्युनिकेशन चाहिए, जैसे VoIP कम्युनिकेशन या जैसे लाइव स्ट्रीमिंग। मैं अभी बात कर रहा हूँ, हो सकता है कुछ कुछ वर्ड्स मिस हो जाते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण, लेकिन लाइव चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? UDP यूज हो रहा है। क्या हो रहा है? UDP। तो जितनी सारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन क्या होंगी? इधर TCP में रहेंगी, नहीं तो UDP में रहेंगी। ओके, कुछ एप्लीकेशन UDP में और मैक्सिमम एप्लीकेशन आपका TCP में है। सिर्फ एक एप्लीकेशन है जो है DNS। DNS का मतलब है डोमेन नेम सिस्टम। वो TCP में भी आता है और UDP में भी आता है। उसका पोर्ट नंबर क्या है? 53। क्या है? 53। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने क्रिएट किया है EC2, इसको डिलीट कर देता हूँ ना, कुछ काम तो है नहीं हमको। लोड बैलेंसर देखो, नेटवर्क वगैरह देखने के बाद देखेंगे ना। नॉर्मली मैं पढ़ाता हूँ EC2 इंस्टेंस के बाद लोड बैलेंसर ही पढ़ाता हूँ। ओके, लोड बैलेंसर और आपका स्केलिंग।
लेकिन पहले वीपीसी देखेंगे। अभी देखो EC2 आपको क्लियर हो गया, वीपीसी कंप्लीट कर लेते हैं। वीपीसी के बाद देखेंगे IAM, है ना। और IAM के बाद एक तो लोड बैलेंसर देखेंगे, लोड बैलेंसर और आपका स्केलिंग, या फिर आप क्या देखेंगे, हम लोग S3 भी देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? S3। अभी आप योर कॉन्सेप्ट अबाउट EC2 इंस्टेंस इज क्लियर। नाउ विल डिस्कस अबाउट द VPC। अब होता क्या है, सर्विसेज जब क्रिएट कर दे तो होता क्रिएट कहाँ क्रिएट होता है? नेटवर्क में। ओके, VPC का मतलब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, इट इज नथिंग बट द नेटवर्क। होता तो बैकएंड में तो नेटवर्क चाहिए। तो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द नेटवर्क, है ना। अब देखिए सबसे पहला VPC मतलब वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, है ना। इट इज नथिंग बट योर नेटवर्क, इट इज नथिंग बट network, right? I am saying private network। क्या है आपका? प्राइवेट नेटवर्क है। क्या होता है नेटवर्क? एनी आइडिया? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी व्हाट इज नेटवर्क? Using network, data can be transferred from one device to another device, right? So we can transfer data using network, right? विदाउट नेटवर्क ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो नेटवर्क एक तो आपका वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। अब एक कैसा नेटवर्क है, वायरलेस है कि वायरलेस वायर्ड है, तो यहाँ पे देखने की जरूरत है क्या हमको? नहीं। यहाँ पे मोस्टली कौन सा नेटवर्क रहेगा? वायर्ड रहेगा। क्या रहेगा? वायर्ड। वायर्ड, है ना। वायर्ड क्यों? क्योंकि स्पीड अच्छा चाहिए आपको। क्या चाहिए? स्पीड। जहां पे वायरलेस आता है वहां पे स्पीड का इशू आता है ना। अब वायरलेस का यूज केस अलग है और वायर्ड का यूज केस अलग है। जैसे हम लोग इस ऑफिस में नेटवर्क यूज कर रहे हैं तो कौन सा है? वायरलेस नेटवर्क है ना। लेकिन अगर दो कॉन्टिनेंट के बीच में अगर डेटा ट्रांसफर करना है तो आपने देखा होगा ना, वो डिस्कवरी चैनल वगैरह पे कुछ सी के थ्रू केबल डालते हैं, है ना। बीच में इंडियन गवर्नमेंट में भी क्या किया था, अपना मेन लैंड से अंडमान निकोबार के बीच में एक केबल डाला था इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए, है ना। हाँ, होता है ना केबल, तो वो वायर्ड है ना। और इवन इन डेटा सेंटर whatever data transfer is going through a cable through होता है, क्योंकि उसका स्पीड अच्छा मिलता है। क्या मिलता है? स्पीड अच्छा मिलता है। साइट है ना, सब केबल लेकर वो ग्लोबल ये दिखाते हैं ना, उसमें दिखाते हैं। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका दिखाते हैं। अभी देखा तो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो दिखाता था ना, मतलब व्यू, वो थोड़ा सा अलग था। मुझे पुराना व्यू नहीं मिला, है ना। हमने जब AWS का ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर देखा था तो उस समय पे क्या दिखाता है कि आपके जो जितने सारे लोकेशन है, रीजन है, उसके बीच में केबल कहाँ कैसे गया ना, वो भी दिखाते हैं। फॉरेन के उस साइड। Okay. Data governance rules. हाँ बोल, थोड़ा जोर से बोल। Data governance का और ठीक है, देखो इतना डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अरे ग्रेट। लेकिन वो हमको डिस्कस करना है क्या? ये हमको डिस्कस नहीं करना है। मैंने जस्ट बताया कि बेसिकली क्या है कि देयर में बी अ वाइड नेटवर्क और वायरलेस नेटवर्क। तो कॉन्टिनेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है वायर्ड नेटवर्क के थ्रू, और नॉर्मली डेटा सेंटर के बीच में भी क्या रहेगा? वायर्ड नेटवर्क के थ्रू। AWS के अलग अलग रीजन जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं वो भी क्या रहेगा? वायर्ड नेटवर्क के थ्रू मोस्टली। और कुछ जगह पे जहां पे वायर्ड नेटवर्क पॉसिबल नहीं है वहां पे वायरलेस भी हो सकता है। स्टारलिंक का नाम सुना है आपने? स्टारलिंक वायरलेस कनेक्टिविटी देता है ना। उसके सैटेलाइट दुनिया भर में है। वो क्या करता है, इवन इंडिया में देना है तो इंडिया में भी दे सकता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज क्या करती है, उसको रेस्ट्रिक्ट करती है ना, क्योंकि फिर कंट्रोल चला जाएगा ना, इसीलिए।
अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, नेटवर्क, राइट। अब देखो नेटवर्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इज आईपी एड्रेसिंग। क्या है, आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। ये चीज आपको पता होना चाहिए। किस किस को पता है आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग? पता है, आपको पता है? डेटा सेंटर में काम कर रहे हैं ना, डेटा सेंटर नहीं, मैं थोड़ा सा ओके। ऑनलाइन में से किस किस को पता है आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग? यस राहुल, प्रशांत। सर पता है बट ऐसा थेरोटिकली बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली वो गया वो उस कॉन्सेप्ट थ्रू, बट अभी एग्जैक्टली एट दिस मोमेंट पता नहीं चलो, लगता। व्हाट अबाउट अदर्स? सर पता है बट ब्रीफ में नहीं पता है सर। देखो मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या देख रहा हूँ, तो आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग आपका कवर कर, है ना। हो सकता है एक आध सेशन आपको आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग समझने के लिए लगेगा, ओके। हालांकि हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, बट टू अंडरस्टैंड बीपीसी वेल वी नीड टू गुड वी नीड टू बी गुड विद द आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। क्लियर? अब आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग देखने के लिए मैं आपको एक ये डॉक्यूमेंट ओपन कर दो, है ना, आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग, ओके। तो आईपी एड्रेस जब मैं बात करता हूं तो आईपी क्या है, इट इज नथिंग बट न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। आईपी कहाँ का होता है, ये मेरा लैपटॉप है ना, यहाँ पे आईपी असाइन है ना, देखना है आपको। इफ आई गिव आईपी कॉन्फिग फॉरवर्ड स्लैश ऑल, तो ये देखो IPv4 एड्रेस है ना, IPv4 एड्रेस भी है और IPv6 है क्या, IPv6 नहीं है, ये है। लेकिन हमको IPv6 के बारे में नहीं देखना, हमको किसके बारे में देखना है, IPv4 के बारे में। तो ये है आपका आईपी, दिख रहा है आपको। अगर मोबाइल पे भी अगर आप नेटवर्क से कनेक्ट करते हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो आपको आईपी मिलता है ना। किसी ब्रॉडबैंड को कनेक्ट करोगे तो भी आपको आईपी मिलता है, ओके। तो विदाउट आईपी हमारा लाइफ है क्या, नहीं। हालांकि कैसे असाइन करते हैं ये हमको पता नहीं है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, आईपी इज नथिंग बट इंटरनेट प्रोटोकॉल, इट इज नथिंग बट न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन टू नेटवर्किंग डिवाइस। अब आईपी एड्रेस टाइप्स क्या है, दो टाइप्स है, एक है IPv4 और दूसरा है IPv6। IPv4 कितने बिट का है, 32 बिट का, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेसिमल नंबर्स में। डेसिमल का मतलब होता है 0 to 9, है ना। जो हम लोग नंबर सिस्टम यूज करते हैं वो कौन सा है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। और इसमें नंबर्स कितने हैं, 192 168, ये एग्जांपल दिया है मैंने, है ना। और IPv6 का एग्जांपल क्या है, इट इज a 128 बिट एड्रेस रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल नंबर्स, ओके। पता है हेक्साडेसिमल नंबर्स, ओके। कल का टास्क है आपका, सिंपल सा टास्क है ना। अगर आप डायग्राम देखोगे तो पता चल जाएगा। बेसिकली आपका नंबर जो है, तो बेसिकली हेक्साडेसिमल नंबर्स मतलब 16 नंबर्स होता है। क्या होता है, 16 में मतलब 0 to 9 और A to F मतलब 6 और 0 to 9 मतलब 10, टोटल 16 नंबर होते हैं। तो आपको करना क्या है पता है, आपका टास्क जो है, कन्वर्शन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल मतलब 0 to 9, ओके, एंड हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल्स कौन से होते हैं, 0 to 9 और A to F। अब आपको बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना है क्या, नहीं, आपको सिर्फ
जो डेसिमल नंबर से 0 to 9 इनको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और आपका हेक्साडेसिमल नंबर्स है 0 to 9 और A to F, इसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है तो कैसा करेंगे। समझ में आया? मतलब आपको एक चार्ट देखना है, ये रहेगा बाइनरी, दूसरा रहेगा डेसिमल, और तीसरा रहेगा हेक्साडेसिमल। ओके, ये चार्ट आपको प्रिपेयर करके समझना है सर। क्या करना है? समझना है। नहीं समझ में आता तो मैं कल बता दूंगा, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, आईपी एड्रेस, और ये 128 बिट एड्रेस है रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल नंबर्स, और ये एग्जांपल है। अब यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे 0 to 9 और A to F के बीच में आता है। अब इसका डिटेल हमको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि इट्स अ सेपरेट टॉपिक IPv6 का, ठीक है। हमको कहा क्या डिस्कस करना है, वी वांटेड टू डिस्कस IPv। अब IPv4 क्या है, 32 बिट एड्रेस है। कौन सा? बाइनरी एड्रेस, है ना। बाइनरी का मतलब होता है 2 0 और 1, है ना। और यहाँ पे जो 32 बिट एड्रेस है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके, जो सेपरेट है डॉट से। तो 32 को 4 पार्ट में डिवाइड करो तो हर एक पार्ट में कितने बिट आएंगे? 8, है ना। तो यहाँ पे ये 8 बिट का रिप्रेजेंट होता है, ये 8 बिट में, ये 8 बिट में, और ये 8 बिट में। मतलब अगर मैं लिखूंगा 32 बिट बाइनरी, है ना, तो ये 8 बिट, 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट, बराबर है कि नहीं। तो ये 4 पार्ट में है, और इसी का एग्जांपल क्या है, 192 168 1.10। तो ये जो नंबर है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट होता है डेसिमल में, डेसिमल में, है ना। मतलब 1 भी 8 बिट बाइनरी में हमने रिप्रेजेंट किया है, 10 भी 8 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट किया है। इसका मतलब है आपको बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी डेसिमल। अब डेफिनेटली आप कॉलेज में पढ़े होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक रिफ्रेश करने के लिए मैं एक दो एग्जांपल्स आपको दे देता हूं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, इट्स अ IPv4 address, it's a 32 bit address represented in decimal numbers, okay। 32 bit address, binary address is divided into 4 groups, each group consists of 8 bit, these groups are represented by dot, these group represented नहीं, separated by dot, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने, इसका इक्विवेलेंट क्या है ये, मतलब 192 को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा लिखा हमने 8 बिट का नंबर, 168 को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा लिखा, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नंबर लिखा, और 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नंबर लिखा। अब हमको आना क्या चाहिए, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, है ना। अब देखिए सबसे पहला क्या है, बाइनरी टू डेसिमल। तो यहाँ पे मैं बाइनरी टू डेसिमल एक एग्जांपल करके बताता हूँ। इट इज एक्सपेक्टेड यू शुड नो दिस थिंग, है ना, लेकिन अभी बहुत दिन हो गए होंगे, भूल गए होंगे आप भी, तो एक रिफ्रेश ये है। तो बाइनरी टू डेसिमल, और हमको कितना बिट बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्ट करना है, 8 बिट, उससे ज्यादा का करना है क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वो सेपरेट बाय टॉपिक में आप देख लीजिए। अब देखो बाइनरी टू डेसिमल, तो मैं एक 8 बिट नंबर लेता हूं, 8 बिट नंबर है कि नहीं। ओके, इससे ज्यादा लेना है क्या, ये बेस 2 मतलब बाइनरी नंबर है, इसको क्या करना है आपको, यू नीड टू क्रिएट कन्वर्ट इन बेस 10, बेस 10 मतलब डेसिमल। अब कैसे करते हैं इसको पता है क्या, ये जो पहला नंबर है ना, इसको 2 टू द पावर 0 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 टू द पावर 1 से, इसको 2 टू द पावर 2 से, इसको 2 टू द पावर 3 से, ये रहेगा 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 6, और ये रहेगा 2 टू द पावर 7।
ओके, राइट साइड से शुरू करो। पहले बिट को 2 to the power 0 से, दूसरे को 2 to the power 1 से, आगे बढ़ते जाओ। क्लियर? अब 2 to the power 0 क्या होता है? 1। 2 to the power 1 क्या होता है? 2। 2 to the power 2 क्या होता है? 4। 2 to the power 3 क्या होता है? 8। 2 to the power 4 क्या होता है? 16। हो गया? ओके, इसको ऐड कर दो। अब 1 into 2 to the power 7 कितना है? 128। तो यहाँ पे 128 लिख सकता हूं मैं। 1 into 2 to the power 7। 1 into 2 to the power 6। 2 to the power 6 कितना है? 64 प्लस 64 कर देंगे। यहाँ पे 1 into 2 to the power 5। 2 to the power 5 मतलब 32। ये 16 क्या है? 16। ये वाला क्या है? 2 to the power 4 16। 2 to the power 3 कितना होता है? 8। लेकिन 8 into 0 0, दूसरा भी 0, तीसरा भी 0, क्योंकि ये 3 0 है। ये क्या होगा? 2 to the power 0 is 1। 1 into 1 1। इसको सबको ऐड कर दो तो ये आता है 241। ये आता है 241। समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. 2 to the power 0 से स्टार्ट क्यों किया है? वो कुछ इंडेक्सिंग सुना है। ही नहीं आया यार, बोलना है तो थोड़ा जोर से बोलो। बोलो। वो 2 to the power 0 है ना, वो टोटल 8 बिट है ना, तो हमने 0 से 2 to the स्टार्ट क्यों power, किया? ये फर्स्ट वाला यार 0 से कुछ स्टार्ट क्यों किया? ये वाला, नहीं राइट साइड पे। ये हाँ 2 to the power 0 1 वो सिंपल मैथ्स इंडेक्सिंग है। है क्या? एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। नहीं बट स्टार्ट 0 से क्यों किया है? 2 to the power 0 से क्यों स्टार्ट किया? 0 से क्यों स्टार्ट किया है तूने? यार वो 8 वैसे ही का करना है। पड़ता है। क्यों किया? इसका सॉल्यूशन आंसर मेरे पास नहीं है ना? कन्वर्शन के लिए 2 to the power 0 से ही होता है। ओके, ना ही हमको डिस्कस करना है ना? ओके ओके, इट्स अ मैथ्स। और मैथ्स हमको डिस्कस नहीं करना है। हमको डिस्कस क्या करना था? आईपी एड्रेसिंग। बाइनरी 0 से 9 तक स्टार्ट होता है, इसलिए वो 0 से स्टार्ट है। मतलब इंडेक्सिंग ना। रीजन आप कुछ भी ले सकते हो, उसके ऊपर आप डिबेट छेड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ओके आपको ठीक। सॉल्यूशन मिल जाता है तो आप मुझे बताइए, बट इट इज नॉट माय लुकआउट कि कैसे करना है, क्या करना है। और अननेसेसरी आपको डिस्कस करके कुछ फायदा भी होने वाला नहीं है। ओके प्रशांत, ओके बाकी बाइनरी टू डेसिमल समझ में आ गया क्या आपको? हाँ ओके, चलो एक एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। 1 0 1 0 1 0 1 0। ओके, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करके बताओ, कैसे भी बताओ, सॉल्व करके बताओ, ऐसे ही कैलकुलेशन करके बताओ। जब तक मैं आंसर पूछता नहीं तब तक बताने का है। हो जाएगा तो बता दीजिए कंप्लीट हो गया करके। और मुझे लगता है कि आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है, राइट? इफ यू यूज स्मार्टली। ऐसा नहीं है, अगर आपको खुद के कॉन्फिडेंस नहीं है तो यस यू कैन यूज पेन एंड पेपर, नॉट एन इश्यू। लेकिन आप मैथ्स में अच्छे हो तो आप ऐसा भी कर सकते हो। डन सर। ओके माधुरी, राइट? यस यस। ठीक है, एक मिनट रुकना। 170 हाँ 1 ओके, यस, Yes, Yes. आंसर इज 170 is 170 है ना? इसका आंसर क्या है? 170। कैसे सॉल्व किया देखिए, सिंपल सा देखिए, है ना? आंसर बता ही दिया। तो अब ये क्या होता है
ये किस पोजीशन पे, 8 पोजीशन पे, मतलब ये होगा 2 टू द पावर 7, राइट। 120 2 टू द पावर 7 का वैल्यू कितना है, 128। ये है कहाँ पे, 6 पोजीशन, 6 32 पोजीशन मतलब 2 टू द पावर 5, ये आएगा 32। ये 0 1 2 3, 2 टू द पावर 3 का मतलब 8, और ये हो जाएगा 2। सबको ऐड कर दो तो कितना होता है, 170, है ना। तो सिंपल था। ओके, अब देखो जैसे ही बाइनरी टू डेसिमल किया है, वैसे ही आपको क्या करना है, डेसिमल टू बाइनरी। ओके, मैं देता हूं 193 या मैं देता हूं 194, क्या देंगे 194, इसका बेस क्या रहेगा 10, और हम लोग निकालेंगे क्या, बाइनरी। नॉर्मली कॉलेज में अगर आपने पढ़ा होगा तो कॉलेज में क्या पढ़ाते हैं, उसको डिवाइड बाय 2 करके हम उनको सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। क्या करते हैं, अब देखो डिवाइड बाय 2 का तरीका जो है ना, वो थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है, क्योंकि उससे आपको पेन एंड पेपर तो चाहिए। ओके, यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको मैन्युअली कैसे निकालते। अब देखो ये जो नंबर है, हम लोग बात कर रहे हैं कितना बिट का, 8 बिट का। तो जो भी नंबर दिया जाएगा वो 8 बिट के अंदर ही कैलकुलेट हो, ऐसा ही दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करना पड़ेगा, देखो नॉर्मली कैसा होता है, इफ आई एम सेइंग, चलो वो तो मुझे तरीका नहीं बताता। तो 194 है, 194 को क्या लिखेंगे हम लोग, 194 के लिए 8 बिट का रहेगा, तो 2 टू द पावर 7 कितना होता है, 128। तो हमको 2 टू द पावर 7 लगेगा, प्लस 2 टू द पावर 6 लगेगा, क्या 2 टू द पावर 6 होता है 64, 128 में 64 ऐड किए तो कितना होता है 192, है ना, ये भी लगेगा। फिर 2 टू द पावर 5 लेंगे, क्या 2 टू द पावर 5 होता है 32, 192 में 32 ऐड करेंगे तो 224 होता है, ये लेंगे क्या, नहीं। No, sir. ओके, उसके बाद 16 वाला ऐड करेंगे क्या, नहीं वो भी नहीं चलेगा, 0 कर दो। ओके, उसके बाद 2 टू द पावर 3 8 चलेगा क्या, नहीं ये भी बड़ा होता है, ये भी नहीं यूज करेंगे। और फिर 2 टू द पावर 2 मतलब 4, 192 में 4 ऐड करेंगे तो 196 हो जाएगा, ये चलेगा क्या, ये भी नहीं चलेगा। फिर 2 टू द पावर 1 का मतलब होता है 2, है ना, 2 चलेगा क्या, यस, हम क्या लेंगे 2 टू द पावर 1 और लास्ट में 0। अब ये क्या है 1 1 0 0 0 0 1 0, ये आ गया आपका बाइनरी। क्लियर। तो डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल इज क्लियर। अब देखो अगर इस तरह से एक मैं एग्जांपल देता हूं, अगर 8 बाइनरीज है, ओके, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आता है 0, और 8 बाइनरी 1 है, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आता है 255। मतलब एज पर एज आईपी एड्रेसिंग इज कंसर्न, आपका IPv4 एड्रेसिंग शुरू होगा कहां से, 0.0.0.0 और खत्म होगा कहां पे, ठीक है नहीं, ये बहुत बड़ा रेंज है। ये कितना रेंज है, 2 टू द पावर 32, कैलकुलेट करो, कुछ 4 करोड़ के आसपास आता है। ये क्या आता है, ये ऐसा लिखते हैं ना, इक्वल टू, इक्विवेलेंट टू 4 करोड़, ये क्या है अप्रोक्सीमेटली, हाँ, एक्चुअल नहीं। ओके, 2 टू द पावर 32 कैलकुलेटर पे करके देखो, एक बड़ा सा अमाउंट मिलता है इतना। अब इतना सारा आईपी एड्रेस अगर आपको मैनेज करना है तो विदाउट एनी स्कीम मैनेज करते हैं क्या, नहीं, मुश्किल हो जाए। जैसे टेलीफोन नंबर देख लो, टेलीफोन नंबर में क्या होता है, टेलीफोन नंबर प्रॉपरली मैनेज किए है ना। जैसे एक नंबर देता हूं,
912065199619। ओके, ऐसे ही होता है ना। ये क्या होता है? आईएसडी कोड। कल शिवराम यूएस चला गया और उसको फोन करना है अमोल सर, तो क्या करेगा? सबसे पहले आईएसडी कोड डायल करेगा। तो आईएसडी कोड से क्या होगा? इंडिया में ट्रैफिक होगा, चला जाएगा। फिर इंडिया में क्या आता है? एसटीडी कोड। ये कहाँ जाएगा? पुणे में ट्रैफिक जाएगा। उसके बाद आता है इस दिस इज एरिया कोड, व्हाट आई विल से। और ये क्या है? नंबर। इसी के कारण ये प्रॉपर इस तरह से है, इसीलिए क्या होता है, काफी जल्दी हमारा कॉल लगता है। अगर ये सीक्वेंस इस तरह से डिजाइन नहीं किया रहता तो हो सकता है आपका कॉल लगने में बहुत समय लगे, राइट? क्योंकि आईएसडी कोड कितने रहेंगे? हो सकता है 200-250 आईएसडी कोड रहेंगे, है ना? तो किसी सिस्टम को आईएसडी कोड सर्च करने के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है क्या? नहीं, तुरंत इंडिया में कॉल आ जाएगा। फिर एसडीडी कोड कर सर्च करने में भी ज्यादा समय लगेगा। फिर एरिया कोड, और एरिया कोड के बाद आपका फोन नंबर। 1 मिनट के अंदर आपका कॉल लग जाता है या कुछ सेकंड के अंदर आपका कॉल लग जाता है, राइट? तो वैसे ही आईपी एड्रेसिंग का कुछ तो भी क्या होना चाहिए, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए असाइन करने के लिए। तो आईपी एड्रेस आपके मैनेज करने के लिए आपको कुछ तो भी स्कीम यूज करना पड़ेगा, राइट? बट बिफोर दैट, yes, we have discussed about this। ये 2 to the power का टेबल है। जब आप सबनेटिंग करोगे तो आपको यूज लगेगा। मैंने 2 to the power 7 तक बताया। अब 2 to the power 8 मतलब 256। इसमें एक चीज देखने की जरूरत है, एक बिट अगर एड्रेस बढ़ाया आपने, जैसे 2 to the power 7 मतलब 128 एड्रेस होता है। 8 कर दिया तो मतलब एक बिट एड्रेस बढ़ गया तो आपका टोटल नंबर डबल से बढ़ता है ना? 9 कर दिया तो 512 होता है, 10 कर दिया तो 1024। तो एक ही चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर एक बिट एड्रेस बढ़ा तो हमारे कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? डबल। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, यस, दिस 2 to the power 32 इज नथिंग बट दिस मच नंबर। ये अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ के आसपास आता है, ओके? और मैंने जो बताया था क्या, आईपी एड्रेस रेंज जो रहेगा वो रहेगा 0.0.0.0 से तो खत्म होगा 255 255 255.255। अभी रेंज बढ़ता कैसे, है ना? आईपी रेंज बढ़ेगा कैसे? तो आईपी रेंज के लिए देख लीजिए, हमारा है 0.0.0.0 से लेके कहां तक जाएगा? एंड गोल हमारा 255.255.255.255 है ना? शिवराम बताओ, इसको 1 से बढ़ाना है, कैसा करेंगे? और आई वांट आंसर इन ऑल 4, मतलब आईपी एड्रेस के फॉर्म में आंसर देना है आपको। 1 से बढ़ाना है। इनिशियल आईपी एड्रेस क्या है? 0.0.0.0। लास्ट आईपी एड्रेस क्या है? 255 255 255.255। आपको सिर्फ 1 से बढ़ाना है। किससे बढ़ाना है? 1 से बढ़ाना है। एंड यू नीड टू टेल मी द आंसर। आप भी बना सकते हो फिलहाल। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 बोलते हैं, वैसे ही आईपी एड्रेस के फॉर्म में बोलते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बता पाएगा? 0.0.0.1 हम्म इस टाइप में 0.0.0.1 Yes, sir. 0.0.0.1। और कोई बताएगा? दूसरा, इसको 1 से बढ़ना है। यस प्रशांत। अरे सर बताइए ना जल्दी, इतना समय लगता है क्या? ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो पूछा नहीं। नहीं पता है तो ट्राई तो कर सकते हो, गलत होगा तो मैं रिकरेक्ट करूंगा, है ना? लेकिन देखो ऑनलाइन सेशन में थोड़ा सा यही प्रॉब्लम होता है कि ऑनलाइन स्टूडेंट से आंसर थोड़ा सा देर से आता है, और वही थोड़ा सा बोरिंग काम है। नहीं पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल टेल यू। यस, और कोई बताएगा? 0.0.0.2 यस,
ये कहाँ तक जाएगा पता है क्या? 0.0.0.255 तक, है ना? जैसे हम लोग डेसिमल भी करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के बाद 10 जाता है, 1 फिक्स रहता है, फिर से बढ़ेगा 10 के बाद 11 12 13 14 ऐसे ही होता है ना। फिर 20 आने के बाद 2 फिक्स रहता है, ये 0 to 9 जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा होगा ना, सबसे पहले कौन सा बढ़ेगा? ये वाला, है ना? अब शिवराम बताओ, अब ये बढ़ने के बाद ये इसको ट्रिगर करेगा, ये आ जाएगा 0.0.1.0। अब इसके बाद क्या आएगा शिवराम? पूरा नंबर बताओ, पूरा नंबर बताना यार। 4 डिजिट में जो नंबर आता है वो मुझे बता, क्या आता है क्या नहीं वो नहीं। बोलिए। 0.253 नहीं, गलत 0.0.255. गलत। Yes. Yes, 0 what will be the next address? 2.0. गलत। Sorry, 0.0.1.1. Forget about slash. I am expecting answer in only 4 digit. आपका लॉजिक क्या है क्या नहीं, हमको उससे लेना देना नहीं है। आप मुझे बताओ जल्दी, अगर खत्म करना है तो you will give- 0 0 dot 0.1.1. dot 1. 0 Yes, dot 0.1.1. yes. जी, अब मैंने एक मिनट आपको म्यूट करो प्लीज। मैंने क्या बताया था? दिस नंबर इज दिस। अब ये होने के बाद ये अपना पूरा जर्नी कंप्लीट करेगा ना। 10 के बाद क्या होता है? 10 में से 1 फिक्स रहता है और वो राइट हैंड साइड का पूरा जर्नी कंप्लीट करता है। तो अभी क्या है? 1 फिक्स है ना, 1.1। ये क्या आ जाएगा? 1.2। मतलब कहां तक जाएगा? 0.0.1.9 के बाद 0.0.1.10, क्योंकि उसको लिमिट है ना बढ़ने का। कहां तक? 0.0.1.255। इसके बाद क्या आएगा शिवराम बताओ? 0.0.2.1 गलत। 0.1.0. 0.1.2.255. गलत। आप बताइए। 0.0.2.0. यस। आप कंफ्यूज मत हो, एक बार ना सिंपल तरह से सोचो। आप अननेसेसरी दिमाग का गार्बेज यूज मत करो। प्रॉब्लम क्या होता है ना, गार्बेज गार्बेज का मतलब आप डोंट टेक इट नेगेटिव वे। अगर हमको ना प्रीवियस थोड़ा सा नॉलेज रहा ना, तो नॉर्मली क्या होता है, सिंपल चीज को भी हम लोग उस कॉन्टेक्स्ट से देखते हैं और हमको कैलकुलेशन करने में डिफिकल्ट होता है। अगर किसी बच्चे को बोल दिया ना, या फर्स्ट टाइम अगर आप नंबरिंग देख रहे हो ना और आपको पता था, तो हो सकता है आप जल्दी बता देते हैं। लेकिन होता क्या है, प्रीवियस कुछ रहेगा हमारे दिमाग में, वो उछल के आता है और हम लोग आंसर नहीं दे पाते। अब मैं क्या बता रहा हूँ कि ये देखो, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे बढ़ने का कोई चांस है क्या उसको? नहीं। तो ये क्या करेगा? लेफ्ट हैंड साइड वाले को ट्रिगर करेगा और इधर 0 लिख देगा। ओके, क्लियर? Yes, sir. इसके बाद क्या रहेगा? 0.0.2.1। 2.1. इसमें किसी को कोई डाउट है? समझ में आया? अब ये कहां तक जाएगा बॉस? बहुत लंबा हो गया क्या? मैं ऊपर लिख देता हूँ 0.0.2.2। है ना? फिर हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे ये कहां तक जाएगा? 0.0.2.255। 10 11 12 वो जाएगा ना, 255 तक है। ओके, अब क्या आएगा मोनाली बताइए? 0.0.3.0. यस, बराबर। ये इसके बाद ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मतलब इसके आगे क्या आएगा भाई ऑनलाइन? 1 0 आएगा सर। 1 0 0 आएगा सर। वो सॉरी 1 नहीं 1 बॉस, ये आएगा 1 0.0.3.1, है ना? और Yes, बढ़ेगा कहाँ उसके तक? 255 255 तक। 3.255 Yes, sir. उसके बाद क्या आएगा? 0.0.4 0.0. 4.0, है ना? और आंसर देते समय ना कोई एक आंसर दो, मतलब पता तो चलेगा उसको बताए कि नहीं।
ओके, तो ये है 0.0.4.0, 0 ये रहेगा बाद में 0.0.4.1। अब ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? 0.0.99.255। बढ़ते बढ़ते आगे चले गए हम लोग। इसके बाद क्या आएगा? 100.0 100.0। क्यों? सिंपल 100. कैलकुलेशन है। ये 255 0 हो जाएगा, फिर ये 100 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 0। इसको बढ़ने के लिए स्कोप है ना। चलो आगे जाते हैं। 0.0.255.255। ओके, शिवराम आप बताओ। 0.1.0.0 यस, ये 0 हो गया, इसने लेफ्ट साइड को ट्रिगर किया, वो 0 हो गया, लेकिन ये 1 हो गया। मतलब यहाँ पे हमारा क्या आया? 0.1.0.0। 0 फिर ये कहाँ तक जाएगा? 0.1.0.255। ओके, फिर ये 0.1.1.0 बराबर। ओके, ये कहाँ तक जाएगा? 0.1.1.255। मतलब ये 2.0 बराबर। ये कहाँ तक आएगा? 0.255.255. 250 ये क्या आएगा? 1.0.0.0। ऐसे ही होगा ना। और लास्ट में क्या आ जाएगा बॉस? लास्ट में आता है 255, सॉरी 255. ऑल 255। अब इसको मैनेज करना है इतने बड़े एड्रेसेस को, तो थोड़ा सा वन मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे तो हम लोग नहीं दे सकते। अगर दे दिया ना तो नेटवर्क कम्युनिकेशन विल बी टोटली इम्पॉसिबल। क्योंकि ऐसा कौन सा डेटाबेस है इतना पावरफुल जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, मतलब समझो इसने रिक्वेस्ट किया, इसको 10 आईपी चाहिए, मैंने दे दिया शुरुआत के। मोनाली ने रिक्वेस्ट किया, बात के 20 आईपी चाहिए, मैंने दे दिया। ऐसा कोई दुनिया में इतना पावरफुल सिस्टम बना है क्या? नहीं। प्रॉपर सीक्वेंस में अगर करोगे या कुछ लॉजिक यूज करोगे तो यूज हो सकता है ना। अब इस आईपी एड्रेस को प्रॉपरली असाइन करने के लिए क्या है? दिस आईपी एड्रेस टू बी मैनेज्ड yeah, there are total 2 3 4 32, that means 42 करोड़ से शायद, है ना। मैंने गलत बताया ना, यहाँ पे क्या लिखा था? ये गलत है, कुछ अप्रोक्सीमेट 42 करोड़ से। गलत हो गया तो देख लेना, लेकिन सही है 42 इतने आईपी आते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे इतने आईपी एड्रेसेस है ना। मैनेजिंग ऑल दीज एड्रेसेस विदाउट एनी स्कीम आर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, है ना। तो यहाँ पे क्या किया है? to manage these IP addresses, IP address classes is invented. Okay. According to the size of organization, IP address classes have been created. और ऑर्गेनाइजेशन का साइज 3 टाइप में है। एक है लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है मीडियम ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। क्या रहेगा? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का क्वांटिटी कम रहेगा, लेकिन इनका आईपी एड्रेस रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा रहेगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन का। मीडियम में number of medium organization will be definitely bigger value than large organization, और इनका आईपी रिक्वायरमेंट भी मॉडरेट रहेगा। और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में क्या रहेगा? बहुत रहेंगे स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, लेकिन उनका आईपी एड्रेस रिक्वायरमेंट कम रहेगा। तो इन्होंने क्या किया? 4 ऑक्टेट को इस तरह से डिवाइड किया। क्लास ए को दे दिया नेटवर्क के लिए 8 8, मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम रहेंगे ना, तो 8 बिट में आपको डिफाइन करो, और 24 बिट होस्ट के लिए, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का होस्ट रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। दूसरा है क्लास बी, दोनों मीडियम सेम साइज, 16 बिट दे दिया इसको नेटवर्क को, और 16 बिट दे दिया होस्ट को। क्लास सी 24 बिट दे दिया नेटवर्क को, और 8 बिट दे दिया होस्ट को, है ना। अब ये जो है ना, ये सबनेट मास्क है। आईपी एड्रेस में सबनेट मास्क कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मेरा नाम है अमोल शिंदे,
अमूल से कोई आइडेंटिटी होता है क्या? डिफाइन नहीं। अमूल शेंडे, अभी आपको नाम से थोड़ा, जो नाम तो कुछ भी रह सकते हैं, लेकिन नाम से पता क्या चलता है? अमूल शेंडे, बेसिकली दिस पर्सन इज बिलोंग्स टू शेंडे फैमिली, ये तो डिफाइन होता है ना। तो आईपी एड्रेस के साथ सबनेट मास्क होना जरूरी है। हमको पता चलता है इस किस ग्रुप का मेंबर है, या इस ग्रुप में कितने आईपी एड्रेस है। अगर मैं आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क देता हूं, तो आईपी के साथ सबनेट मास्क होना जरूरी है। सबनेट मास्क रहेगा तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा आईपी एड्रेस किस ग्रुप का मेंबर है और इस ग्रुप में कितने आईपीज है। सबनेट मास्क चेंज हो जाएगा तो ग्रुप भी चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? तो जब हम आईपी एड्रेस देते हैं तो सबनेट मास्क इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं दे दिया 192.168.2.25 और /24 दे देगा। इसे क्या डिफाइन होता है पता है क्या? इसमें ग्रुप में 256 आईपीज है। कितने होते हैं? और इसका स्टार्टिंग रेंज क्या है? ये इसका रेंज है। क्या है? ये मैं क्यों फाइंड आउट कर पाया? बिकॉज ऑफ सबनेट मास्क। बिकॉज ऑफ सबनेट मास्क। अब ये कैसे कैलकुलेट होता है देखेंगे बाद में। फिलहाल ये जो सबनेट मास्क है वो कहां से डिफाइन डिफाइन होता है? क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क के लिए दिए, इसलिए सबनेट मास्क 8 है। क्लास बी में सबनेट मास्क 16 है। क्लास सी में सबनेट मास्क 24 है, क्योंकि नेटवर्क बिट्स आपके 24 है। क्लियर? ओके। अब देखिए, to define IP address classes, there are some calculation on first octet. क्या दिया है? To define IP address classes, there are some calculation on first octet. यहाँ पे मुझे बताइए first octet कौन सा है? Yes, शिवराम. What is the meaning of first octet? Yes, online में बताइए. First 4 digits, sir. First 3 digits, sorry. First 4 digit actually. Like First octet मतलब 8. बताइए. Yeah, yes. First 8 bits. Octet का मतलब 8 बिट 8 और bit. 8 Yes. ये फर्स्ट का Yeah. मतलब क्या होता है ना? अगर आईसीस पता है क्या आपको? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये आईसीस इस तरह से रहता है ना, उसके ऊपर पिन रहता है। जैसे मैं बता दूं 4 5 6 7 8, ये 16 पिन का आईसी अगर है तो ये यहाँ से नंबर शुरू होते हैं। 9 10 11 12 13 14 15 16। फर्स्ट वाला नहीं, हमेशा कौन सा रहता है? लेफ्ट हैंड साइड में अपर वाला। तो हमारा फर्स्ट ऑक्टेट कौन सा है? ये वाला। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन किए हैं टू डिफाइन दिस क्लासेस। ये तो लॉजिक है कि भाई इस तरह से क्लासेस रहेंगे। अब इसका रेंज डिफाइन करना है। क्या करना है? इसका रेंज। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन ना आप ध्यान से सुनो। ओके, मैं क्लास ए का कैलकुलेशन देता हूं, शिवराम तुम भी सुनो। क्लास ए एड्रेस, आउट ऑफ फर्स्ट 8 बिट कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिराइव किया ना। फर्स्ट बिट इज फिक्स्ड फ्रॉम 8 बिट। क्या रहेगा? 0। इससे बोल रहा हूं मैं आउट ऑफ फर्स्ट 8 बिट, मतलब पहला बिट 0 फिक्स है। पहला बिट क्या है? ये फिक्स है। बाकी क्या रहेंगे? क्रॉस रहेंगे। क्रॉस मतलब इट मे बी एनीथिंग, है ना। फिक्स कौन सा है? 0। फिर सबसे छोटा नंबर क्या रहेगा? सब जीरोस। सबसे बड़ा नंबर क्या रहेगा? इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है? 0। इसका कितना होता है? 127, है ना। ये डेसिमल कन्वर्शन आपको पता है, बाइनरी टू डेसिमल। अब इसका रेंज क्या आया? 0 to 127। बट 0 and 127 both are reserved।
कहाँ पे रिजर्व है पता है क्या? 0.0.0.0/0 ये होता है टोटल IPv4 एड्रेस रेंज, राइट? होता है ना? एक एग्जांपल मैंने बताया। 127 क्या होता है? ये होता है लूप बैक के लिए। यूज किया है आपने? हमने वेबसाइट sir, loop. कॉन्फ़िगर किया था, लोकली चेक किया था, एक तो लोकल होस्ट के थ्रू या फिर 127.0.0.1 के थ्रू। मशीन का खुद का आईपी एड्रेस, मशीन को खुद से खुद पे कम्युनिकेट करने के लिए आपको ये आईपी एड्रेस लगता है, राइट? तो ये दोनों तो फिक्स है, मतलब आप कोई आईपी एड्रेस 127 से नहीं दे सकते और कोई भी आईपी एड्रेस 0 से शुरू नहीं होता है, बाद में जरूर 0 रहेगा। तो ये दोनों 0 है, तो अवेलेबल रेंज क्या है? अवेलेबल रेंज इज 1 to 126। तो हम लोग क्या बोलेंगे? इफ यू सीन अ नंबर from 1 to 126 in first octet, फर्स्ट ऑक्टेट कौन सा? ये वाला। यहाँ पे अगर आप 1 से लेके 126 तक नंबर देखो, दिखा आपको, तो आप क्या बोलेंगे? देन इट इज अ क्लास ए आईपी एड्रेस। क्या है? आईपी दिखा आपको और उसमें पहले ऑक्टेट में अगर 1 से लेके 126 के बीच में नंबर है, आंख बंद करके बोलो कि ये क्लास ए का है। हालांकि आजकल हम लोग क्लासेस में काम ये दिखेगा नहीं बट ऑर्गेनाइजेशन के पास से क्यों नहीं दिखेगा? बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में 10 का रेंज यूज किया जाता है, दिखेगा, है ना? डोंट वरी अबाउट इट। अभी हम लोग स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, इसीलिए क्या है, नॉर्मली नहीं होता है। आप बोल रहे हो बेटा? तुम्हाला म्हटलं होतं मी लॅपटॉप आणि मोबाईलला हात लावणार नाही. यार मग तू त्याला ऑप्शन काढतोय की नाही? मी तुला परवानगी देणार नाही, है की नहीं? बेटा 10th में कल ही हमारा एग्रीमेंट हुआ कि लैपटॉप और मोबाइल यूज नहीं करेगा एग्जाम तक। आजकल बच्चे बहुत एडिक्ट हो चुके हैं इसके, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है यार सब संभलने के लिए। एग्रीमेंट टूट गया हाँ, एग्रीमेंट टूट गया अभी मैं बोल दे तो टूट जाता ना। ओके, बहुत परेशानी है बताएगा डिजिटल मीडिया के कारण। लोग भी एडिक्ट हो चुके हैं और बच्चे भी एडिक्ट हो चुके हैं, उसके कारण होता क्या है ना, दिमाग पे कोई परेशानी होता है ना? जितना रिकॉल करना चाहिए ना उतना रिकॉल नहीं कर पाते हम लोग। और होता क्या है कि पढ़ाई के तुरंत बाद हम लोग डिजिटल मीडिया में घुस जाते हैं, है ना? एक ऑब्जर्व करो, आप अपने आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया, उसको एक दिन सेशन होने के बाद रिवाइज करो, ओके, और फिर 2 घंटे के बाद एक 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 सिंपल सा करना कि आज टॉपिक आपको समझ में आ गया, अभी आप डिजिटल मीडिया को यूज कर रहे हो क्या नहीं, उसके बाद टॉपिक खत्म होने के बाद आप सेशन होने के बाद जैसे घर जा रहे हो या ड्राइव कर रहे हो तो मत सोचो, लेकिन अगर आप आइडियल बैठे हो तो उस चीज के बारे में सोचो, हो सकता है आपको ईच एंड एवरीथिंग यू विल एबल टू रिकॉल, और फिर उसी को 2 घंटे के बाद रिकॉल करो, आपको याद आ जाएगा मोस्ट ऑफ द चीज। लेकिन अगर आप सेशन होने के बाद अगर आप डिजिटल मीडिया में जाओ आधे घंटे और फिर याद करने की कोशिश करो तो बहुत सारी मिसिंग लिंक्स रहेंगी। इसका मतलब हमारा कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है ना? और यही सबसे बड़ी क्या है प्रॉब्लम है आज के लिए। ओके, आप डिजिटल मीडिया छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन यूज उसका लिमिटेड करो। अभी ये मेरे लिए भी डिफिकल्ट है ना, डिजिटल मीडिया कंप्लीटली छोड़ना, मैं बोल रहा हूँ लेकिन डिफिकल्ट है। लेकिन जो कुछ करेगा ना वो आगे जाए, जो कोई करेगा वो जाएगा आगे, है ना? चलो छोड़ो। तो एवरेज रेंज क्या आएगा? 1 to 126। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. ओके।
तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ यू सीन द नंबर फ्रॉम 1 to 126 इन फर्स्ट ऑक्टेट देन इट इज अ क्लास ए आईपी एड्रेस। क्लियर। अब टोटल नेटवर्क कितना आएगा क्लास ए में? 126। क्यों? टोटल 8 बिट का कॉम्बिनेशन होता है। ये 8 बिट अगर दे दिया तो 256 कैलकुलेशन आता है। 2 to the power 7 is 256, नहीं 2 to the power 8 is 256, राइट। अब ऐड कर लो ना, 128 64 255 आता है टोटल, लेकिन वो 0 से 255 होता है, तो टोटल नंबर आपके पास कितने हैं? उसमें से हम लोग क्या बोल रहे हैं, 0 and 127 रिजर्व है। मतलब अगर आपको फर्स्ट ऑक्टेट में 1 से लेके 126 तक नंबर दिखा तो ये क्या है, क्लास ए का है। तो सीधा सीधा लिखता है, मैंने लिख दिया। लेकिन इसका कैलकुलेशन भी है, क्या है, टोटल नेटवर्क लिखने का 2 to the power n माइनस फिक्स बिट माइनस रिजर्व बिट। n का मतलब है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट। फिक्स बिट कितने हैं? 1 है ना, और रिजर्व बिट कितने हैं? 2, 0 and 127। फिक्स बिट कहां से मिला? यहां से। n का वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, यहां से आपको मिल गया 8, राइट। मतलब नंबर ऑफ नेटवर्क बिट ये कितने रहेंगे, 8। तो यहाँ पे अगर वैल्यू में डालू 2 to the power 8 minus 1 अपॉन -2, तो ये आता है 126। ये इसके साथ मैच कर रहा है। तो क्लास ए में तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, फॉर्मूला से ये आता है। क्लास बी और क्लास सी में आपको फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा। ओके, टोटल होस्ट इन क्लास सिंगल क्लास है नेटवर्क टू टू द पावर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट, सॉरी नंबर ऑफ होस्ट बिट, ये क्या है 256। ये बेसिकली क्या कर रहा है, नंबर ऑफ होस्ट बिट। गलत लिखा है यार, नंबर ऑफ होस्ट बिट 24। होस्ट बिट कहां से पता चल रहा है आपको, यहां से 888 24 कितना होता है, ये होता है 16777 ओके। सबनेट मास्क कितना है क्लास के लिए, /8 पता है आपको। अब /8 का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 24 बिट फर्स्ट 8 बिट इज 1। इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 24 बिट फर्स्ट 8 बिट आर 1, राइट। मतलब 1111 1111 0000 यहाँ पे भी क्या रहेगा, ओके। इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या आता है, 255 है। ये आता है 0, ये आता है 0, ये आता है 0। मतलब /8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 255.0.0.0। ये दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर अबाउट क्लास है शिवराम? ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, क्लास ए का है। फर्स्ट बिट इज फिक्स दैट इज 0। ये आया आपका 0 और 127, रेंज इज 0 to 127, बट 0 and 127 both are reserved numbers. Okay, so available range is 1 to 126. If you see a number from 1 to 126 in first octet, then it is a class A IP address. Clear? टोटल नेटवर्क इन क्लास ए इज 126। डायरेक्टली मैंने लिखा क्योंकि वहां पे देख के पता चलता है, लेकिन अगर फॉर्मूला यूज करना है तो यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला, इट इज 126। टोटल होस्ट इन सिंगल क्लास नेटवर्क इज 2 to the power 24। ये आता है 16777 हमेशा करता हो तो याद हो गया नंबर, ठीक है।
और इसका सबनेट मास्क है ये। आपको कैलकुलेशन समझ में आ गया? ओके। देखो इसी तरह से क्लास बी भी है और क्लास सी भी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लास बी में क्या है, फर्स्ट 2 बिट्स आर फिक्स, और फिक्स कौन सा लिया है, 1 0। क्लास ए में 0 था, यहाँ पे 2 बिट फिक्स है 1 0। ओके, अब 1 0 फिक्स है तो बाकी 6 क्या रहेंगे, क्रॉस। अगर दिस इज द फर्स्ट नंबर और दिस इज द लास्ट नंबर, फिक्स है ना दो। ओके, सबसे छोटा नंबर ये है, सबसे बड़ा नंबर ये है। सबसे छोटा नंबर क्या आएगा, इसको कन्वर्ट करो तो 128 और इसको कन्वर्ट करो तो 191। आया क्लियर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस सर। तो इसका रेंज आया 128 से लेके 191। तो यहाँ पे कोई रिजर्व है क्या, कोई नहीं है ना? कुछ है क्या? नहीं। So if you seen a number between 128 to 191 in first octet, then it is a class B IP address. मतलब आप यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे पहले ऑक्टेट में देखो 128 से लेके 191 नंबर है, मतलब क्लास बी का एड्रेस है ना? ओके, अब यहाँ कोई रिजर्व नहीं इसलिए कैलकुलेशन नहीं। ये टोटल नेटवर्क कितने आएंगे डायरेक्टली तो मैं बता नहीं पाऊंगा ना, क्योंकि पहले ऑक्टेट से मैं क्लास ए का निकल सकता हूँ, पहले 2 ऑक्टेट से क्लास बी का। तो क्लास बी में कितने नेटवर्क आएंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, 2 to the power n माइनस फिक्स बिट माइनस रिजर्व बिट। नेटवर्क बिट कितने हैं यहाँ पे, 16, क्योंकि क्लास ए में नेटवर्क के 16 और बूस्ट के 16। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 2, 2 कहाँ से आया, यहाँ से, है ना? और माइनस 0, रिजर्व बिट कुछ है नहीं, तो ये आता है 2 to the power 14, मतलब 16384, है ना? सो नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स, है ना? क्लियर? टोटल नेटवर्क इन क्लास बी इज 16384। टोटल होस्ट इन क्लास सिंगल क्लास बी नेटवर्क इज 2 to the power 16। क्यों? क्योंकि होस्ट के लिए 16 बिट है, और ये कितना होता है, 65,536। सबनेट मास्क दिया है /16, मतलब फर्स्ट 2 ऑक्टेट 1 हो जाएंगे, तो ये 255.255.0.0। क्लियर? किसी को कोई डाउट है? यस करण, समझ में आ गया? मैं क्या करता हूँ, ये जो पीपीटी है आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप एक बार उसको पढ़िए, है ना? कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ लीजिए। एंड कल का इंपॉर्टेंट सेशन है, इंपॉर्टेंट मतलब although every session is important, but as far as subnetting is concerned, tomorrow you need to be ready with pen and paper, क्योंकि आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, राइट? तो पेन और पेपर के सिवा वो नहीं हो पाएगा, है ना? तो कल हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और हम लोग वीपीसी के ऊपर, वीपीसी का आर्किटेक्चर भी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। कल क्या फ्राइडे है ना? नहीं, फ्राइडे है क्या? यस। Yes, तो sir. कल हम लोग सबनेटिंग डिस्कस करके हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट वीपीसी का आर्किटेक्चर। वीपीसी क्रिएट तो मंडे को होगा, लेकिन वीपीसी का आर्किटेक्चर डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो मेरी साइड से अभी एंड करते हैं सेशन। किसी को कोई डाउट है तो पूछे, अदरवाइज आई विल स्टॉप द सेशन फॉर टुडे। करो स्टॉप।